IBC 24 के इस खास कार्यक्रम में आज हम पड़ताल करेंगे मध्य प्रदेश में संचालित अवैध चिल्ड्रन होम्स के। राजधानी भोपाल से कुछ किलोमीटर दूर परवलिया के तारा सेवनिया गांव में एक ऐसे ही अवैध बाल गृह का खुलासा हुआ है। राज्य बाल अधिकार आयोग की टीम ने जब यहां छापा मारा तो यहां के हालात देखकर खुद टीम भी हैरान रह गई। राजधानी भोपाल से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर आए सनसनीखेज मामले ने एक बार फिर शहर को सुर्खियों में ला दिया है। दरअसल यहां धर्मांतरण के डर्टी गेम का खुलासा हुआ। गेम भी ऐसा जो मासूम बच्चों के साथ उन्हें सहारा देने के नाम पर खेला जा रहा था। यहां बच्चों को उनके परिवार से दूर भोजन, शिक्षा के साथ ही मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही थी, लेकिन बदले में उन्हें जो धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, वो सब चौंकाने वाला था। यहाँ इन मासूम बच्चियों का धर्मांतरण करने का प्रयास किया जा रहा था। हैरानी की बात तो ये है कि ये सब अवैध रूप से बने परिसर में चल रहा था। राज्य बाल अधिकार आयोग की टीम जब यहाँ पहुंची तो खुद हैरान रह गई। टीम ने जब पड़ताल की तो बाल गृह के रजिस्टर में दर्ज 68 में से 27 बच्चियां गायब मिली। खबर है कि ये बच्चियां गुजरात, झारखंड, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के सीहोर, रायसेन, छिंदवाड़ा, बालाघाट की रहने वाली थी। भोपाल में बिना अनुमति के चल रहे बालिका गृह से ये बच्चियां गायब हुई हैं। सुनिए छापा मारने वाली आयोग की सदस्य निवेदिता की जुबानी। हर किसी मामले में बच्चों की SIR और HSR कराने का जिम्मा होता है, परंतु कई बार मामला जल्दी से सुलझाने के लिए और सही दस्तावेज होने पर जब ऐसा मामला आए तो बाल कल्याण समिति द्वारा SIR और HSR किए बगैर बच्चों को नहीं छोड़ा जाता है। अन्य जिलों की बाल कल्याण समिति को सूचित किए बिना और वहां पर स्थानांतरित किए बिना बच्चों को नहीं छोड़ा जाता है, तो फिर ऐसे केसेस में अन्य जिलों के बच्चों को क्यों छोड़ दिया गया? तारा सेवनिया गाँव अचानक सुर्खियों में आ गया। दरअसल अनिल मैथ्यू, जिसे संजीवनी रेलवे चाइल्ड लाइन का जिम्मा सौंपा गया था, उसने इस बाल गृह को अवैध रूप से संचालित करना 2020 फरवरी से शुरू कर दिया। बेसहारा अनाथ बच्चियों को वो शासकीय मान्यता प्राप्त बाल गृह में ले जाने की बजाय अपने इस अवैध बाल गृह में लेकर आता था। पुलिस को यहाँ पर विदेशी फंडिंग के भी तमाम सबूत मिले हैं। सवाल उठता है कि अगर विदेशी फंडिंग की जा रही है तो आखिर उसके पीछे मकसद क्या था? आयोग के सदस्यों का आरोप है कि यहाँ धर्मांतरण हो रहा था और पुलिस को जानकारी दिए जाने के बावजूद और सबूत सौंपे जाने के बाद भी मामला दर्ज होने में घंटों लग गए। मैं गई थी बच्चियों से बातचीत करने, तो जो अन्य जिलों की बच्चियां हैं वहां तो और दूसरी जो संस्थाएं हैं वो एक तरीके से बच्चों की रैकी कर रही थी, उनके परिवारों की रैकी कर रही थी। तो वो कौन सी संस्था है, वो कौन से फादर है, वो कौन से लोग हैं जो इन बच्चों को वहां से यहाँ पर लेके आए? क्या छिंदवाड़ा में बाल गृह नहीं है? क्या छिंदवाड़ा में मिशनरीज का कोई संस्थान नहीं है? क्या आयोग यह कोशिश करेगा कि वो बच्चियों का जो पढ़ने का सपना है, जो हमने उनसे पूछा है, उसको पूरा किया जाए? इस पूरे मामले ने जब तूल पकड़ा तो आयोग की टीम की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। हालांकि पुलिस का कहना है कि बच्चियों और उनके परिजनों के बयान में बच्चियों का किसी भी तरह का मानसिक या शारीरिक शोषण सामने नहीं आया, लेकिन मामला धर्मांतरण से जुड़ा हुआ था, तो ऐसे में संचालक अनिल मैथ्यू पर धर्मांतरण का मामला दर्ज किया गया। मामला सामने आने के बाद एक खुलासे हुए। बच्चियों को यहाँ गैर कानूनी तरीके से रखा गया था। बेसहारा और अनाथ बच्चियों को सहारा देने के नाम पर इन बच्चियों को उनके परिजनों के द्वारा यहाँ लाया गया था और 3 साल से इस बाल गृह में इन बच्चियों को ईसाई बनाने की तैयारी धीरे धीरे चल रही थी। दरअसल आश्रम संचालक ने सरकारी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए जिन बच्चों को सड़कों से रेस्क्यू किया, उन्होंने बिना सरकार को सूचना दिए और बिना लाइसेंस के चलाए जा रहे बालिका गृह में गुपचुप ढंग से रखकर उनसे ईसाई धर्म की प्रैक्टिस करवाई जा रही थी। यहाँ रह रही 6 साल से 18 साल तक की 40 से भी ज्यादा लड़कियों में अधिकांश हिंदू हैं। संचालक अनिल मैथ्यू कोई भी ऐसा दस्तावेज पेश नहीं कर पाया जो वैध हो। ना तो इस बाल गृह की अनुमति यहाँ पर आयोग की टीम को मिली, ना ही इन बच्चियों को रखने की अनुमति यहाँ पर मिली और ना ही मान्यता प्राप्त ये बाल गृह था। एक के बाद एक रहस्य गहराता चला जा रहा था और जब आयोग की टीम ने इन रहस्यों से पर्दा उठाना शुरू किया तो चौंकाने वाले कई तथ्य सामने आए।
मध्य प्रदेश के भोपाल में अवैध रूप से बाल गृह चलाने और धर्मांतरण के प्रयासों में शामिल होने के आरोप में अनिल मैथ्यू को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनिल मैथ्यू के खिलाफ 4 जनवरी को परवलिया पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत गैर कानूनी तरीके से बाल गृह चलाने के आरोप में धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया और मैथ्यू को गिरफ्तार करके स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी संचालक अनिल मैथ्यू ने पुलिस पूछताछ में बताया कि बालगृह में वो लड़कियों को ईसाई धर्म की प्रैक्टिस करवाते थे। जिन बच्चियों को ये स्वीकार नहीं था वो सब अपने घर चली गई थी। बयानों के आधार पर फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के तहत जो है धारा बढ़ाई गई है। प्लस उसमें ये भी बात आई थी कि कुछ बच्चियां वहाँ से गायब हो गई हैं। ये तथाकथित बात, इसको तत्काल वेरीफाई किया गया था और जो भी बच्चियां सो कॉल्ड गायब मानी जा रही थी उनको वो अपने परिवार के साथ पाई गई थी और वो ठीक ठाक कंडीशन में थी। हालांकि बाल गृह में बच्चियों को रखा गया था, लेकिन इस बात की संभावना भी बढ़ गई कि कहीं धर्मांतरण के साथ ही बच्चियों के साथ किसी प्रकार का कोई और शोषण तो नहीं हो रहा था। पुलिस ने बच्चियों से इसकी तस्दीक की और पुलिस इस पर जांच भी कर रही है। जो आरोपी है, इस पर मेन आरोपी, उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया था। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और उस हिसाब से और भी बयान लिए जाने हैं। जो भी वहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं उस शेल्टर होम के, उनका बयान वगैरह लेने के उपरांत जो है और भी जो एलिगेशंस हैं उसका वेरिफिकेशन के उपरांत आगे अग्रिम कार्रवाई की जाए। जहाँ तक मारपीट या अन्य चीज़ों का है, ये अभी वेरिफिकेशन अभी चल रहा है। हालांकि बच्चियां कौन थी, यहाँ कैसे पहुंची, जब उनके माता पिता मौजूद थे तो फिर अनिल मैथ्यू उन्हें क्यों लेकर आया, इसका जवाब पुलिस नहीं दे पा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और जांच का हवाला देकर उन्होंने इस मामले में बहुत कुछ कहने से इनकार कर दिया। सचिव से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि इसकी परमिशन बकायदा ली गई थी और उसके बाद इसे बनाया गया था, लेकिन हाँ, परमिशन ली गई थी आश्रम की और बनाया बाल गृह गया। जांच में ये सामने आया कि अनिल मैथ्यू ने यहाँ बिल्डिंग बनाने की परमिशन तो ले ली, लेकिन बाल गृह बनाने की बगैर सरकार की अनुमति और प्रक्रिया के बच्चियों को रखा। तारा सेवनिया गांव के सरपंच पति की माने तो यहाँ ये सब चल रहा है, इसकी भनक तब लगी जब मामला मीडिया में आया, लेकिन उससे पहले यहाँ सब कुछ गुपचुप तरीके से चल रहा था। बिल्डिंग परमिशन लिखा, उसमें बिल्डिंग परमिशन का लिखा है आश्रम के नाम से। तो मेरे कार्यकाल में नोटिस पहुंचाया था इनके पास जब नोटिस गए तो इनने 4 रोज बाद में मुझे आन के जवाब लिखित में दिया कि भाई हमारा भारत सरकार से संचालित है और हमें राज्य सरकार से इससे मतलब नहीं है, हमारा वो लगता ही नहीं तो हम नहीं दे पाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है साहब, आप जाइए। हमको तो ये पता था कि ये स्कूल खुला है या अनाथ आश्रम खुला है, उसी को देखते थे या चर्च है उनका, अपने को इतनी जानकारी ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ पे। आप लोग का कोई आना जाना नहीं, कोई आना जाना नहीं, ग्रामीण कभी नहीं जाते हैं वहाँ पे। कभी ऐसा कोई विवाद या कुछ ऐसा वहाँ सामने आया था? कुछ कोई विवाद नहीं आया, आज दिन तक किसी ने नहीं सुना विवाद। ऐसी कोई जानकारी नहीं है यहाँ पे, वो अंदर जाने भी नहीं देते वहाँ पे कोई, किसी को भी। जब से ये खुला है ना 2-3 साल से, तो किसी को अंदर जाने भी नहीं देते थे वो लोग। आपको तब नहीं लगा कि कुछ संदिग्ध अंदर क्या? नहीं, वो तो ये बोलते थे अनाथ बच्चे हैं, इसमें शिक्षा लेते हैं। वही मामले में जनपद पंचायत सचिव ने कहा कि अनिल मैथ्यू ने बिल्डिंग परमिशन तो ली, लेकिन उसने यहाँ पर अवैध तरीके से बच्चियों को रखा, इसकी जानकारी किसी को नहीं लगने दी, जबकि अनुमति आश्रम की थी। यहाँ ये सब चल रहा था। सचिव ने माना कि उनसे चूक हुई। आश्रम के नाम से ग्राम पंचायत से परमिशन ली थी 2020 में। इसके बाद में अब वो बाद में उस संस्था का नाम दूसरा रख लिया उन्होंने। पता भी नहीं था, छात्रावास था तो भाई स्कूल होता फिर भी जाके देख लेते। अब ये पता नहीं कहाँ की बच्चियाँ उन्होंने यहाँ शिफ्ट करा, वो बच्चियाँ कहाँ पढ़ने जाती थी, कौन बच्चे थे। धर्मांतरण के इस मामले ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि ये खेल जारी है। बिना अनुमति शहर से दूर संचालित इस बाल गृह के विरोध में संत समाज भी चेतावनी देता नजर आया। देखिए, हम लोग बार बार चेतावनी देते हैं और उसके बाद भी प्रशासन अलर्ट नहीं होता, ये बड़ी शर्मनाक बात है और उसमें फिर सरकारें बदनाम होती हैं। इस समाज को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप सनातन से जो बार बार खिलवाड़ कर रहे हैं, सनातन में छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये आपके भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। जैसे ये अनिल मैथ्यू जैसे व्यक्ति के प्रति जो धर्मांतरण कराने के उसमें पूरे तरीके से रोल अदा करता है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। भोपाल के परवलिया स्थित आंचल बाल गृह के संचालन के लिए जर्मनी से फंड लिया गया है। ये फंड बच्चों की डॉक्यूमेंट्री दिखाकर लिया जाता था। एडीएम अंकिता धाकरे की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है।
जिला प्रशासन ने विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है, जिसमें फंडिंग सोर्स का पता लगाया जा रहा है। इसके साथ ही बालगृह की बिल्डिंग की अनुमति को भी जांच के दायरे में लिया गया है। मैथ्यू की तरफ से प्रशासन को साल 2019 की अनुमति पेश की गई है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि जांच कर रही टीमों ने रिपोर्ट दी है, जिसमें बालगृह के नाम पर जर्मनी से पैसा आने की पुष्टि हुई है। उसी आधार पर अब इसकी जाँच की जा रही है। कार्रवाई कर ली है, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जहाँ तक विदेशी फंडिंग की बात है तो जर्मनी से पैसा आया है एनजीओ के माध्यम से। अभी हम ये पता कर रहे हैं कि सोर्स लीगल है या सोर्स इलीगल है। अगर इलीगल होगा तो तदनुसार हम जो है कार्रवाई के लिए उसे रिकमेंड करेंगे। और इसके अलावा अगर और कोई शिकायत है उस पर भी जाँच कर रहे हैं, तो जैसे ही जाँच पूरी हो जाएगी हम आगे की कार्रवाई करेंगे। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेजे। आंचल चिल्ड्रंस होम संजीवनी सेवा सोसाइटी चल रहा था। यहाँ गरीब और एक खास वर्ग की बच्चियों को रखा गया था। संस्था के संचालक अनिल मैथ्यू ने बेसहारा, आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों और महिलाओं के पुनर्वास के लिए साल 2019 में आंचल चिल्ड्रन होम प्रोजेक्ट तैयार किया था। उनकी तरफ से उसी समय की अनुमति के कागजात दिए गए हैं। हालांकि बालगृह की अनुमति के दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। अवैध रूप से संचालित बालगृह से बरामद बच्चियों को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। दरअसल इन बच्चियों को परिजनों को सौंपे जाने पर राज्य बाल अधिकार आयोग ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में आयोग को कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही बच्चियों के बयान लिए गए। इस मामले में CWC की टीम पर भी आरोप लगे। CWC यानी जिला बाल कल्याण समिति। आरोप ये लगे कि उन्होंने आश्रम से बरामद 41 बच्चियों को बिना पूछताछ के उनके परिजनों को सौंप दिया। लेकिन यहाँ पर अगर जागृति किरार यानी जिला बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष की माने तो उन्होंने 4 बार बच्चियों की काउंसलिंग की। बच्चियों ने मानसिक या शारीरिक शोषण से इनकार किया, जिसके बाद इन बच्चियों को परिजनों को सौंपा गया। लेकिन सवाल ये उठा कि रात के अंधेरे में ये बच्चियां परिजनों को क्यों सौंपी गई, सबसे छुपते छुपाते। लेकिन वही जिला बाल कल्याण समिति की माने तो बालगृह से मिली 41 और अपने घरों को लौट गई 27 बच्चियों की 4 बार काउंसलिंग के बाद ही उन्हें परिजनों के हवाले किया गया। वहीं बच्चियों से बातचीत में उन्होंने किसी तरह के शारीरिक या मानसिक शोषण से इनकार किया। जो 3 स्तर पे काउंसलिंग हुई, इसके बाद शिक्षा विभाग से भी टीम आई थी। उन्होंने भी बच्चों से बात की और उनने भी बच्चियों के कथन लिए थे। इस तरह के बच्चियों के बयान में, कथनों में किसी भी स्तर पे इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई कि हाँ पूरी तरह से उनको धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया। लेकिन प्रक्रिया उस और थी, लेकिन पूरी तरह कभी उनसे इस तरह प्रेशर नहीं डाला गया। उनसे वैसे काम करवाए जा रहे थे, उनसे उस तरह की प्रार्थना करवाई जा रही थी। हाँ, कहीं ना कहीं चूक तो है, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर भी खड़ा कर लिया उन्होंने और वहाँ पे इतने सालों से चल भी रहा था, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के स्तर पे चूक तो हुई है। मध्य प्रदेश में इन दिनों 100 से भी ज्यादा बालगृह संचालित हैं, जो सरकार से मान्यता प्राप्त है। लेकिन वहीं भोपाल में चल रहे इस अवैध बालगृह के मामले ने आयोग सहित पुलिस और प्रशासन को भी चौंका दिया है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष की माने तो जितनी भी संस्थाएं प्रदेश में संचालित है, उन पर मॉनिटरिंग और प्रशासन की लगातार रूटीन जांच की जरूरत है। हमारी रेगुलर मॉनिटरिंग है, यही इसका एक तरीका होता है। हम जहाँ भी जितने भी संस्था हैं उनका भी ऑडिट करें, और मुझे लगता है जितना हम सोसाइटी को इन्वॉल्व करेंगे उतना अच्छा होगा। इसलिए एक सोशल ऑडिट इनका होता रहना चाहिए। समाज के कुछ लोग मिलकर के बात कर रहे हैं, जहाँ इस तरह के बच्चे हैं वहाँ सोसाइटी के आसपास के लोगों को जोड़ा जाए तो पता चलता है आखिर चल क्या रहा है। इन बच्चों के बारे में इस होम्स में भी घटना हुई है, चूँकि होम्स अवैध है इसलिए कार्रवाई होना ही चाहिए। आयोग के पूर्व अध्यक्ष की माने तो प्रदेश में नियमों को दरकिनार करके इन दिनों कई संस्थाएं संचालित है, जबकि नियमानुसार JJ एक्ट के तहत ही इन्हें संचालित किया जाना चाहिए। अवैध बाल गृहों पर कड़ी कार्रवाई बेहद जरूरी है। नियम है कि बेसहारा या अनाथ बच्चों के लिए बाल गृह खोलने से पहले बाकायदा रजिस्ट्रेशन और सरकार की अनुमति ली जाए। देखिए, एक होम का बनना, किसी बिल्डिंग का बनना अनुमति नहीं होती है। क्या वो JJ एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है? क्या वो हर 6 महीने में संवैधानिक संस्थाओं को अपनी जानकारी देता है, या कोई संवैधानिक संस्था ने जाकर के उसको रजिस्ट्रेशन दिया है? अगर नहीं दिया है तो बिल्डिंग वैध होगी, लेकिन एक बालगृह अवैध होगा। पूर्व अध्यक्ष की माने तो कड़े नियमों के बावजूद धर्मांतरण का खेल जारी है और अब निशाना बच्चे हैं। ऐसे में जरूरी है प्रशासन और आमजन मिलकर काम करे और ऐसे संस्थानों की त्वरित जानकारी दे। धर्मांतरण का ये खेल अब तक आदिवासी इलाकों में या फिर शहर की बस्तियों में जारी था, लेकिन अवैध तरीके से बनाए गए बाल गृह में इस खेल ने सबको चौंका दिया है।
जेजे एक्ट का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है और बेसहारा और अनाथ बच्चियों को सहारा देने के नाम पर इस तरह से बाल गृह में लाकर उनका माइंड वॉश किया जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार कड़े कदम उठाए, पुलिस कड़ी से कड़ी धाराएं लगाए और ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि आगे कोई इस तरह का कृत्य करने से भी डरे। कैमरामैन दीपक पाटीदार के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रिन।